ओके। गुड मॉर्निंग। चल, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थ्रूपुट कॉस्टिंग। A company produces three products A, B, and C. The following information is available for a period: contribution, sales minus direct material. तो ये तुम लोग को बता रहा है कि ये थ्रूपुट वो लोग अप्लाई करें क्योंकि सिर्फ मटेरियल को माइनस किए। ठीक है, थ्रूपुट में सिर्फ हम लोग मटेरियल उसको अकेले को वेरिएबल कॉस्ट गिनते हैं, बाकी हर कॉस्ट अपन फिक्स में ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो मटेरियल अकेला वेरिएबल है तो उसके हिसाब से उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी कि थ्रूपुट का कंट्रीब्यूशन है मशीन आज रिक्वायर्ड पर यूनिट। ठीक है, मशीन वन ए बनाने के लिए 12 आवर्स चाहिए, बी बनाने के लिए 4 आवर्स और सी बनाने के लिए 2 आवर्स। वैसे मशीन टू 18 6 और 3 आवर्स, मशीन थ्री 6 2 और 1 आवर। एस्टिमेटेड सेल्स डिमांड है 200 यूनिट तीनों प्रोडक्ट के लिए। It is given that machine capacity is limited to 3,200 hours for each machine. You are required to analyze the information and apply theory of constraint (TOC) यानी कि theory of constraint to remove the constraints. तो थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, यानी कि तीन मशीन दिया है तो तीनों में से हम लोग को ये फाइंड करना है कि मोस्ट डोमिनेटिंग की फैक्टर कौन सा है। हम लोग उसी को ही फोकस करेंगे तो बाकी का ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। मशीन आज ही है लेकिन कौन सा मशीन? तीन मशीन है ना, मशीन वन, मशीन टू, मशीन थ्री। ये तीनों मशीन में से मोस्ट डोमिनेटिंग की फैक्टर कौन सा है, यानी कि जो सबसे कम है उसी को फोकस करो। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन तो प्रोडक्ट का रहेगा, मशीन का नहीं रहेगा। अपने को जो मशीन का दिया है वो मशीन आर्स है और कंट्रीब्यूशन ऊपर एबीसी का दिया। ठीक है, तो तीन में से कौन सा मशीन मोस्ट डोमिनेटिंग है ये अपने को डिसाइड करना है। ठीक है, वैसे यानी कि की फैक्टर तीनों रह सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि तीनों में से कोई भी एक ही की फैक्टर है। की फैक्टर तीनों मशीन रह सकता है, लेकिन जो तीनों मशीन में सबसे कम रहेगा, ठीक है, वो अपने को यहाँ पे की फैक्टर के हिसाब से ट्रीट करना है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देने को ट्राई करता हूँ ताकि दोनों को समझ में आए। सपोज कोई कंपनी है जिसका रॉ मटेरियल भी की फैक्टर है, लेबर भी की फैक्टर है, मशीन्स भी की फैक्टर है। ठीक है, सपोज रॉ मटेरियल में तीन प्रोडक्ट अपने को बनाना है। ए का मैक्सिमम सपोज फॉर एग्जांपल 500 यूनिट ही बन पाएगा। मैं सिर्फ प्रोडक्ट ए का ही लेता हूँ। अगर मैंने लेबर जितना अवेलेबल है वो पूरा यूज किया तो प्रोडक्ट ए का सपोज 400 यूनिट ही बन पाएगा, और मशीन पूरा का पूरा यूज किया तो 600 यूनिट बन पाएगा। ठीक है, तो तीनों कम है, मटेरियल भी कम है जितना चाहिए। मार्केट डिमांड सपोज इसका प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो 800 यूनिट है, तो हम लोग को प्रोडक्ट 800 यूनिट बनाना है, लेकिन अपने पास तीनों फैक्टर कम है। तो मटेरियल पूरा यूज किया तो 500 बनेगा, लेबर पूरा यूज किया तो 400 बनेगा, मशीन पूरा यूज किया तो 600 बनेगा, और अपने को चाहिए 800 यूनिट, यानी कि की फैक्टर में तीनों काउंट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि तीनों को की फैक्टर गिना तो अपन आंसर निकालेंगे कैसे? तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट। तो थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि तुम लोग एक एक करके कंस्ट्रेंट को रिमूव करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो तीनों में सबसे लोवेस्ट क्वांटिटी कौन बना पा रहा है? लेबर बना पा रहा है, तो तुम लोग के लिए लेबर ही की फैक्टर है। ठीक है, यानी कि अगर सपोज उन्होंने कोई जुगाड़ किया और कहीं से मटेरियल लेके भी आए, ठीक है, लेकिन लेबर नहीं रहेगा तो वो मटेरियल का क्या काम? मटेरियल ऑलरेडी 100 यूनिट का वैसे वेस्ट जाने वाला है। वेस्ट जाएगा नहीं कि अभी अपन यूज नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट ईयर में यूज करेंगे लेकिन अभी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर तूने जुगाड़ करके मशीन कहीं से लेके आए, रेंट पे मशीन कहीं से लेके आए, अरे लेकिन फिर भी लेबर तो नहीं है ना। तो जब तक लेबर ही तुम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तीनों में जो लोवेस्ट है वो लेबर है, तो लेबर ही जब तक अवेलेबल नहीं है तब तक तुम लोग को मटेरियल और मशीन उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर सपोज उन्होंने कुछ नए वर्कर्स अपॉइंट किए, सपोज दोनों के कंपनी में स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें एकदम स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। ठीक है, मशीन मेड में तो मशीन एक सब कुछ बनाता है, तो उसमें थोड़ा सा ट्रेन किया। इवन मेरे जैसे इंसान को जिससे कभी कुछ काम ही नहीं किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, अगर मुझे भी थोड़ा सा ट्रेन किया मैं भी काम करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ मशीन को ऑपरेट करना है।
मशीन बाकी का काम करने वाला है। लेकिन अगर मुझे बोला कि वो कपड़ा वगैरह बनाना है जिसपे बहुत आर्टिस्टिक वर्क वगैरह है, तो सालों निकल जाएंगे। वो लोग बचपन से सीखते हैं, तभी जाके बड़ी एज में लोग स्किल्ड होते हैं। तो स्किल्ड वर्कर्स की कमी है। ठीक है। तो अगर तुम लोग ये मशीन और रॉ मटेरियल लेके भी आए, तो फिर लेबर को कहाँ से लाओगे? तो बाय चांस सपोज तुम लोग लेबर लेके आए, ठीक है, तुम लोग को कोई इंडस्ट्री से उसके वर्कर्स को डबल पे ऑफर करके तुम लोग ने उसको यहाँ पे खींच लिया। अब हुआ ये कि सपोज लेबर लेके आए, तो और 300 यूनिट बनाने का कैपेसिटी अपना आ गया। तो टोटल 700 यूनिट का भी कैपेसिटी हो गया है। ठीक है। तो तुमने एक कंस्ट्रेंट को रिमूव करने को ट्राई किया। अब बताओ अभी की फैक्टर कौन है? अभी रॉ मटेरियल। क्योंकि लेबर रहने के बाद भी मटेरियल ही नहीं रहेगा, तो लेबर काम किस पे करेगा? और लेबर को मशीन चाहिए, मशीन तो 600 यूनिट का ही है। तभी ये दोनों में से अगर देखा जाए, तो अभी रॉ मटेरियल की फैक्टर है। तो दोनों को मटेरियल का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सपोज तुमने कुछ इंक्वायरी किया, कोई फॉरेन कंट्री में कोई सप्लायर है, वो दोनों को इंपोर्ट करने को तो रेडी है, तो उन्होंने वहां से कुछ इंपोर्ट वगैरह करवाया। और सपोज 350 यूनिट, यानी कि 850 यूनिट का टोटल कैपेसिटी अभी तुम लोग का हो गया। तो अभी की फैक्टर कौन रहा? मशीन। अब मशीन तुम लोग को लाना पड़ेगा। ठीक है। तो मशीन लेके आए, सपोज उसके ऊपर तुम लोग को 200 यूनिट का कैपेसिटी आ गया, तो 800 हो गए। ठीक है। अब जो तुम लोग का मार्केट डिमांड है, उतना तुम लोग बना पा रहे हो, तीनों फैक्टर अभी अवेलेबल है। मार्केट डिमांड नहीं बना पा रहे, अभी भी लेबर 700 यूनिट का ही है। ठीक है। तो 700 यूनिट अभी लेबर को तुम लोग को वापस की फैक्टर करके ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये ऑन गोइंग लाइफ का एक प्रोसेस है। हम लोग तीनों कंस्टेंट को एक साथ रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है। वो अंबानी और अदानी से रहते हैं कि उन लोग के पास बहुत फंड्स है, तो लोग कहीं से भी कुछ भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जगह पे वो लोग भी अटकते हैं। जैसे अगर मार्केट में पैसा देने के बाद भी अगर मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? ठीक है। जैसे एक जो रेक्रॉन जो रहता है, ठीक है, जो अपना तकिए में गद्दी में रेक्रॉन लगता है, वो रेक्रॉन का मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल लेवल पे 3 से 4 ही, और उसमें से वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर रिलायंस है। ठीक है। तो इंडिया में एक अकेला सप्लायर रिलायंस है, प्योर मोनोपोली, और कोई नहीं है उसके कंपटीशन। ठीक है। उसी का ही मोनोपोली। तो अब ये प्रोडक्ट में ऐसा है कि अगर सपोज तुम लोग रिलायंस के पास गए, उसको डबल भी पैसा दिया, लेकिन रिलायंस वाला अगर बेचने को तैयार नहीं है, तो तुम लोग कहाँ से लेके आओगे? समझा? तो ये की फैक्टर्स वन बाय वन करके तुम लोग को क्रैक करना रहता है। तो इसे बोलते हैं थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट। वन बाय वन की फैक्टर को रिमूव करना स्टार्ट करो। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है? अगर कोई कंपनी को सपोज ये सब नॉलेज नहीं है, और वहां पे जो अकाउंटेंट है उसको बोला कि तू बता पहले क्या अरेंज करे, उसको बोला कि सर ये मशीन लेके आते हैं अपन। अरे लेकिन लाइफ का प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगा, मशीन लेके आएगा, सबसे डोमिनेटिंग की फैक्टर लेबर है। जब तक लेबर नहीं आएगा, मटेरियल और मशीन का कोई यूज नहीं है। समझा? तो थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट ही ये बताता है कि दोनों को रैंकिंग देना है कि मोस्ट डोमिनेटिंग कौन सा है। जो मोस्ट डोमिनेटिंग रहेगा, ठीक है, वो तुम लोग का की फैक्टर गिना जाएगा। बाकी के अभी फॉर द टाइम बिंग की फैक्टर नहीं। समझ में आया? की फैक्टर है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मोस्ट डोमिनेटिंग नहीं है। तो पहले तुम लोग को उसको क्रैक करना है। वो क्रैक करने के बाद में दूसरे फैक्टर्स पे तुम लोग को आना है। ठीक है। अब ये सब जो है ना, ये सब तुम लोग को ये नहीं बता रहा है कि कंपनी ये की फैक्टर्स को कैसे क्रैक करेगा। तो हम लोग को सिर्फ यहाँ तक ही सॉल्यूशन में बताना है कि तीनों मशीन में से मोस्ट डोमिनेटिंग की फैक्टर कौन सा है। वहां पे सब खत्म हो जाएगा। अब वो की फैक्टर को कंपनी कैसे मैनेज करेगा, वो कैसे रिमूव करेगा, वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन ये सब में दिया हुआ नहीं। पता चला? तो हम लोग को सिर्फ की फैक्टर आइडेंटिफाई करना है। तो जो डेटा दिया है ना, वो जस्ट तुम लोग खुद ऑब्जर्व करो ध्यान से। मशीन वन 12/4/2 आवर्स चाहिए, मशीन टू 18/6/3 चाहिए, मशीन थ्री 6/2/1 चाहिए। टोटल डिमांड है 200 यूनिट का तीनों प्रोडक्ट के लिए। और कॉन्ट्रीब्यूशन पर रेट दिया है 24, 20 और 12। तो अब ये तीन मशीन में से एक मशीन मोस्ट डोमिनेटिंग है की फैक्टर के हिसाब से। तो वो आइडेंटिफाई करो कौन सा मशीन डोमिनेटिंग है। मशीन थ्री क्यों? ओके। 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 ओके।
पहले तो ये तो उन्होंने वो 12 और 2 वगैरह क्या है वो ध्यान से रीड किया। वो एक यूनिट बनाने के लिए कितना मशीन आवर्स चाहिए वो है। हम्म, बराबर बराबर। मशीन 2 क्यों? चल अब देखते हैं। सबसे पहले जो ज्यादा आवर्स लेगा ना वो की फैक्टर है, कम आवर्स लेगा वो नहीं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए को सिर्फ फोकस करो, उसको मशीन 1 में 12 आवर्स चाहिए। अपने पास मशीन तीनों मशीन के लिए 3200 आवर्स है। ठीक है। तो 3200 डिवाइड बाई 12 कितना आता है बताओ? यानी कि 266 पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। बाद में दूसरे मशीन में, मशीन 2 में 18 आवर्स लगता है। तो 3200 डिवाइड बाई 18 177, यानी कि मशीन 1 के कंपेयर में मशीन 2 का प्रोडक्शन और कम है। मशीन 3 में 6 आवर्स ही लगता है। तो 3200 डिवाइड बाई 6 533, यानी कि तीनों में सबसे लोवेस्ट प्रोडक्शन मशीन 2 में हो रहा है। ठीक है। यानी कि फॉर प्रोडक्ट ए 12 डिवाइड बाय नहीं, 3200 डिवाइड बाय 12। 3200 आवर्स है, एक यूनिट को 12 आवर्स लगता है। तो कितना यूनिट बन पाएगा? हाँ, ठीक है 266 मशीन 2 के हिसाब से बनेगा 3200 डिवाइड बाय 18। ठीक है। तो प्रोडक्ट ए के लिए मशीन 2 ये की फैक्टर है। अब ऑब्वियसली ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आवर्स ज्यादा है वही कम प्रोडक्शन देगा, सिंपल लॉजिक। ठीक है। अब मशीन बी के लिए, सॉरी प्रोडक्ट बी के लिए देखो 4 6 और 2। तो मशीन 2 6 और सबसे हाईएस्ट है। सी के लिए भी देखो 2 3 और 1, तो 3। ठीक है। यानी कि तीनों प्रोडक्ट के लिए मशीन 2 ही की फैक्टर है। समझ में आया? तो थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट अप्लाई किया तो मोस्ट डोमिनेटिंग की फैक्टर इज ओनली मशीन 2। मशीन 1 और मशीन 3 को भी छोड़ दो, वो तुम्हारा लाइफ का प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी तुम लोग की लाइफ का प्रॉब्लम है मशीन 2, उसको मैनेज करना है। पता चला? समझ में आया ना? अब ये जो सम है ना, ये काफी सिंपल हो गया क्योंकि तीनों प्रोडक्ट के लिए मशीन 2 ही की फैक्टर है। लेकिन इमेजिन करो कि अगर सपोज प्रोडक्ट ए के लिए मशीन 2 है, बी के लिए 1 है और सी के लिए 3 है। तीनों प्रोडक्ट के लिए की फैक्टर अलग अलग है। ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि तीनों प्रोडक्ट के लिए कॉमन कंस्ट्रेंट्स को रिमूव कर। ठीक है। तो तीनों प्रोडक्ट के लिए लकीली ऐसे हुआ कि मशीन 2 ही की फैक्टर था। लेकिन अगर एक के लिए 1, एक के लिए 2, एक के लिए 3, ठीक है, या फिर दो प्रोडक्ट के लिए 1, एक प्रोडक्ट के लिए 2, ठीक है, ऐसा अलग अलग है। ठीक है। तो ये केस पे थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट काम नहीं करेगा। तो तुम्हारे पास अभी एक ही सॉल्यूशन बचता है जो है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके ऊपर दोनों को जाना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों को लीनियर प्रोग्रामिंग के हिसाब से इक्वेशन सेट करना है और उस पे पूरा जो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का वे है वो फॉलो करके उस पर आंसर निकालना है। अगर एलपीपी ने तुम लोग का आंसर दे दिया तो वो फाइनल आंसर रहेगा, उससे अच्छा आंसर पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अगर एलपीपी ने भी बोल दिया कि मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है, तो खत्म, इसका ह्यूमन बीइंग के पास आंसर नहीं है। तो अपने को भगवान के पास ही जाना पड़ेगा कि आप ही अभी मदद करो, हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो पहला, अगर एक ही की फैक्टर रहेगा ना, तो अपन मार्जिनल कॉस्टिंग का जो की फैक्टर का टॉपिक है उस पे जाएगा। लेकिन जैसे ये सब में हुआ कि एक के जगह पे तीन की फैक्टर थे, मशीन 1 2 3, तो हम लोग थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट के पास है और थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट को पूछा कि तू बता तीन में से मोस्ट डोमिनेटिंग कौन है। तो उसे पता कि मशीन 2 है। तो ऑटोमेटिकली 1 और 3 कंस्ट्रेंट से निकल गए। अभी अपन मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करके मशीन 2 को ही की फैक्टर गिन के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट ने भी बोला कि नहीं मेरे पास भी आंसर नहीं क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग की फैक्टर्स है, ठीक है, तो जाना है एलपीपी के पास। एलपीपी से आगे और कोई वे नहीं।
समझ में आया पूरा चेन? डिसीजन मेकिंग के लिए पहला मार्जिनल कॉस्टिंग के पास जाओ, सिंगल की फैक्टर रहेगा वो आंसर दे देगा, ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल की फैक्टर रहेगा तो थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट के पास आओ। उसने आंसर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो एलपीपी के पास जाओ, एलपीपी ने आंसर दिया तो ठीक है, अदरवाइज उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। समझ में आया? चलो तो बस अब यही अपने को वर्डिंग में लिखना पड़ेगा कि तीनों में से मोस्ट डोमिनेटिंग कौन है, ठीक है? तो मैं लिखवा तो वैसे लिखो। हाँ, लिखो प्रोडक्ट ए बी सी, प्रोडक्ट ए बी सी requires machine 1 2 and 3। maximum capacity of each machine is 3200 hours। applying theory of constraint, applying theory of constraint, we need to find most dominating limiting factor, we need to find most dominating limiting factor which will be considered, which will be considered as our bottleneck। तो ये bottleneck बनेगा। ओके, पैराग्राफ करके लिखो। फॉर प्रोडक्ट ए, we require 12 hours, 18 hours, and 6 hours. 12 hours, 18 hours, and 6 hours, respectively on machine 1, 2, and 3. Respectively on machine 1, 2, and 3. Since maximum hours are required, since maximum hours are required on machine 2, the lowest production, the lowest production would be on machine 2, would be on machine 2, that is 3200 divided by 18 इक्वल टू कितना आता? 166 कुछ आ रहा है। 266, 266 यूनिट्स। कितना आ रहा है? 177। 18 वाला लेना है मशीन 2 का। नहीं, आई थिंक उन्होंने पहले भी कुछ 177 या ऐसा कुछ बोला था। हाँ,
18 करना है, डिवाइड बाय 18, 12 नहीं। तो 177 यूनिट्स। Therefore, machine 2 will be considered as limiting factor. Therefore, machine 2 will be considered as a limiting factor ब्रैकेट में bottleneck for product A. For product A. Okay. Paragraph करके लिखो. Similarly, for product B, maximum hours are required on machine 2. Therefore, again machine 2 is a limiting factor, is a bottleneck. Machine 2 is a bottleneck for product B as well. Paragraph. On the same line, even for machine C, sorry, even for product C, machine 2 requires maximum hours. Therefore, same is a bottleneck. Therefore, finally conclusion लिखना है. Therefore, for all three products, machine 2 will be a bottleneck which is required to be removed. Which is required to be removed / managed by the company. अभी देखो, एक बार अपने को ये पता चला कि मशीन 2 की फैक्टर है, तभी मशीन 2 में अगर देखो तुम लोग, तो 200 यूनिट ए का मार्केट डिमांड है, तो 200 इंटू 18, उसको 18 चाहिए ना मशीन 2 को प्रोडक्ट ए बनाने के लिए, तो 200 इंटू 18 एम प्लस पे डाल दो. बाद में बी का भी 200 यूनिट है इंटू 6, उसको भी एम प्लस पे डाल दो. बाद में 200 इंटू 3, टोटल एमआरसी करो. 5200 अपने को आवर्स चाहिए, और अपने पास जो आवर्स अवेलेबल है वो 3200 ही है, तो अपन सब कुछ तो बना नहीं पाएंगे. तब अपने को यहाँ पे प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि ये जो 3200 आवर्स है उसमें पहले कौन सा बना है, ठीक है, दूसरा कौन सा बना है, और कौन से प्रोडक्ट को अपने को फॉरगो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. ठीक है. तो अपने को रैंकिंग देना है, तो रैंकिंग अभी कैसे देंगे, तो एक दोनों को कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 24, 20 और 12. ठीक है. तो जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वो पहले बनाओ. बराबर. तो प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है, 24 है, और प्रोडक्ट सी का कंट्रीब्यूशन लोवेस्ट है, 12 है. तो सी को छोड़ दो, ए को फोकस करो, ए और बी को. ठीक है. लेकिन ये हाफ पिक्चर है. क्यों हाफ पिक्चर है? ए बनाने के लिए नंबर ऑफ आवर्स भी 18 चाहिए ना, जबकि सी बनाने के लिए नंबर ऑफ आवर्स सिर्फ 3 चाहिए. और अपने पास आवर्स का प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट प्रॉब्लम नहीं है, आवर्स प्रॉब्लम. ठीक है. तो अपन सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे या सिर्फ मशीन आवर के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते. अपने को लेना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, और जिस पे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ज्यादा मिलेगा, यानी कि एक आवर यूज करके अपन कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकते हैं, वो अपने को फाइंड करना पड़ेगा. जो मैक्सिमम पर आवर का कंट्रीब्यूशन देगा, अपन वो प्रोडक्ट सबसे पहले बनाएंगे. समझ में आया?
चलो तो अभी देखो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, तो तुमको कंट्रीब्यूशन पर रेट दे दिया है 24, 20 और 12 डिवाइडेड बाय मशीन टू का नंबर ऑफ आवर्स, तो 18, 6 और 3, तो दोनों को मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर आवर 3 और ये 4। तो इस पे अगर रैंक दिया तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3। यानी कि 1 आवर 18 आवर्स यूज किया तो 1 यूनिट बनेगा, और 18 बना के 1 यूनिट बनता है तो 24 रुपया मिलता है, यानी कि पर आवर का 1.33 मिल रहा है। यहाँ पे 3 आवर से काम करो 1 यूनिट बन जाएगा, 12 रुपया मिलेगा, यानी कि पर आवर का 4 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो बेटर ये है कि अपन पहले सी बनाएंगे, बाद में बी बनाएंगे, बाद में जो आवर्स बचेगा उस पे ए बनाने को ट्राई करेंगे, जितना बना उतना, अगर नहीं बना तो फिर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्शन ये रहेगा। अब अगर हम लोग इसको एलोकेट करने को जाए, एलोकेशन ऑफ मशीनास, मशीनास को एलोकेट करेंगे, तो अभी देखो टोटल मशीनास कितना है अपने पास, 3200 है। अब ये 3200 में से सबसे पहले अपन बनाएंगे प्रोडक्ट सी। ठीक है, उसका रैंक 1 है। सी का मैक्सिमम डिमांड कितना है, तो 200 यूनिट। इसको एक आवर बनाने के लिए 3 आवर्स लगता है, यानी कि 600 आवर्स चला जाएगा, अपना पूरा 200 बन जाएगा। 200 से ज्यादा ज्यादा बना के करोगे क्या, मार्केट में बिकेगा ही नहीं, उसका डिमांड ही 200 है, तो जितना डिमांड है उतना ही बनाओ। तो 2600 का बैलेंस बाकी रहा। अब अपन बनाएंगे रैंक 2, यानी कि प्रोडक्ट बी। बी का भी 200 यूनिट का ही डिमांड है, हर एक यूनिट को 6 आवर्स लगता है, यानी कि 1200 आवर्स चला जाएगा। अपने पास बैलेंस कितना रहेगा, ठीक है, ये अपने पास बैलेंस बाकी रहेगा। अभी अपन बनाएंगे प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए पूरा तो नहीं बनेगा, 200 यूनिट का डिमांड है, 200 तो नहीं बनेगा, तो 1400 आवर्स पूरा यूज कर लो। 1400 आवर्स यूज करके कितना यूनिट बन पाएगा, तो 1400 डिवाइड बाय 12, उसको 18 आवर्स लगता है। 77, लोअर पे राउंड ऑफ करने का, हायर पे नहीं, लोअर पे 77। इवन 77.99 रहेगा तो भी 77 लेने का, क्योंकि आर से नहीं है ना, कंप्लीट कैसे करोगे, जो पॉइंट बाकी रहेगा उसको कंप्लीट करने के लिए मशीन में थोड़ा सा और प्रोसेस करना पड़ेगा ना। इमेजिन करो कि वो चटनी बनाना है लेकिन लाइट ही नहीं है, तो अभी थोड़ा सा ही बाकी है, एक चक्कर घुमाया चटनी बन जाएगा, लेकिन अगर लाइट ही नहीं है, मशीन ऑन ही नहीं होगा, तो फिर वो कंप्लीट कहाँ से होगा। समझा, तो ये 77 यूनिट बनेगा, इसका 200 यूनिट बनेगा, इसका 200 यूनिट बनेगा। ठीक है, ये अपना प्रोडक्शन शेड्यूल रहेगा, बैलेंस हो जाएगा 0। पता चला। अब इसके हिसाब से अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगा, यानी कि मुझे ये भी पता चलना चाहिए ना कि मैं जो प्रोडक्शन साइकिल सेट कर रहा हूँ उसमें प्रॉफिट कितना जनरेट होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ, फिक्स कॉस्ट मुझे दिया नहीं है तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ए का जो नंबर ऑफ यूनिट है वो मैं 77 बनाने वाला हूँ। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 24 है, तो 77 इंटू 24, 1848। बी का मैं बनाने वाला हूँ 200 यूनिट, और उसका कंट्रीब्यूशन है 20 रुपया, 4000। सी का मैं बनाऊंगा 200 यूनिट, कंट्रीब्यूशन है 12 रुपया, सब मिला के टोटल। समझा, तो ये अपना बॉटल नेक हमने फाइंड किया, आइडेंटिफाई किया, 103 बॉटल नेक रहे ही नहीं, और उसके हिसाब से हमने आगे का
ये वर्किंग करके फाइनली कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, ये हमने फाइंड कर लिया। प्रॉब्लम कहाँ पे था? अगर तीनों प्रोडक्ट के लिए अगर अलग अलग मशीन्स बॉटल नेक रहते तो अपन ये वाला वर्किंग ही नहीं कर पाते। डिवाइड कैसे करोगे? एक टाइम पे एक से डिवाइड कर सकते हैं, और रैंकिंग हर मशीन के लिए अलग अलग रहेगा। मशीन वन का रैंकिंग ये है, मे बी पॉसिबल, सॉरी मशीन टू का रैंकिंग ये है, मे बी पॉसिबल कि मशीन वन के लिए रैंकिंग चेंज हो जाए। प्रोडक्ट है फर्स्ट रैंक में, तो पहले किसको बनाओगे? एक मशीन बोल रहा है पहले से ही बनाओ, दूसरा मशीन बोल रहा है पहले ये बनाओ। समझा? इसके लिए अपने को कंस्ट्रेंट को रिमूव करना है, एक ही चीज पे फोकस करना है, और वो चीज को फोकस करके आगे बढ़ना है। पता चला? ये अपने को लाइफ लेसन में इनडायरेक्टली देता है ना, कि लाइफ में, अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, एक प्रॉब्लम को एक टाइम पे क्रैक करो। चलो देख लो ये। देखो, मशीन वन का अगर आवर्स गिने यही प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए, तो 77 into 12, उसको 12 आवर्स लगता है। एम प्लस पे डाल दो। बी का अपन बना रहे 200 यूनिट इंटू 4, और सी का अपन बना रहे 200 यूनिट इंटू 2। ठीक है, टोटल कितना आवर्स हुआ? 2124। उस पर नंबर ऑफ आवर्स ही 3200। उस पर वैसे भी फ्री आवर्स जा रहे हैं। ठीक है, तो वो वैसे भी वो मशीन ऐसे ही आइडल है, तो फिर वो की फैक्टर ही नहीं है ना। वो जब भी उसमें शॉर्टेज रहेगा तभी वो की फैक्टर बनते हैं, तभी अपने को उसको फोकस करना पड़ता है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी फ्री ही जा रहा है तो फिर वो की फैक्टर है ही नहीं। मैं एग्जांपल देने को ट्राई करता हूँ। तुम्हारे तीन सब्जेक्ट है, सपोज लॉ है, कॉस्टिंग है और एफएम है, सपोज ये तीन सब्जेक्ट है कि जो तुम लोग को प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज तुम लोग को लॉ के लिए फॉर एग्जांपल टोटल 3 महीने का टाइम चाहिए पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, एफएम 2 महीने में हो जाएगा, और कॉस्टिंग सपोज 1 महीने में हो जाएगा। तो तुम लोग के लिए जो प्रॉब्लम है वो लॉ है। ठीक है, एफएम और कॉस्टिंग में आपने लेट भी स्टार्ट किया तो भी तुम लोग का खत्म हो सकता है, लॉ नहीं होगा क्योंकि वो हाईएस्ट है। ठीक है, तो तुम लोग के लिए बॉटल ने कभी सिर्फ लॉ है, अगर लॉ अगर तुम लोग ने मैनेज कर लिया तो तुम लोग ग्रुप को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो अगर तुम लोग ने पहले ही भर भर के एफएम कॉस्टिंग पढ़ाई करना स्टार्ट किया लेकिन लॉ बोला के बाद में देखते, तो तुम लोग ग्रुप क्लियर नहीं कर पाओगे। पहले तुम लोग को बॉटल नेक आइडेंटिफाई करना है कि तीनों में बॉटल नेक क्या है, और उसके हिसाब से काम स्टार्ट करना है। क्योंकि कॉस्टिंग के लिए 1 आवर, अगर लास्ट वन भी स्टार्ट किया तो भी तुम लोग को कवर कर लोगे। एफएम को 1 महीने बाद स्टार्ट किया तो भी कवर कर लोगे, क्योंकि उस पर 2 मंथ से चाहिए। लॉ में तुम लोग ऐसे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने सेम चीज किया कि तीनों मशीन में जो मोस्ट डोमिनेटिंग था उसी को हमने मैनेज किया। मशीन वन और थ्री वो तो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है, उससे फ्री आ जाएगा। यानी कि अगर एफएम अभी भी स्टार्ट किया तो 2 महीने में खत्म होगा, 1 महीना तुम लोग को ऐसे फ्री मिलेगा। तभी तुम लोग रिविजन कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो। आया समझ में? यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसे नहीं करना है कि पूरा लॉ, यानी लॉ ही पूरा दिन पढ़ना है, एफएम और कॉस्टिंग करना ही नहीं है। एक दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ा तो कितना टाइम लगेगा, मैं वो बता रहा हूँ। यानी कि तीनों मशीन एक साथ यूज करना है, ऐसे नहीं कि पहले मशीन टू पूरा यूज कर लिया। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग जैसे होता है अगर वैसा रहेगा तो पहले प्रोडक्ट मशीन वन में जाएगा, वहां से मशीन टू में, वहां से मशीन थ्री। साइमल्टेनियस तीनों एक साथ स्टार्ट हो रहा है वैसे, एक के बाद एक ऐसे नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। A factory has key resource bottleneck of facility A, which is available for 31,300 minutes per week. तो फैसिलिटी ए यानी कि कोई एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, कि जहाँ पे कुछ काम हो रहा है, तो वहां पे एक बॉटल नेक है जो है 31,300 मिनट्स पर वीक, एक वीक में 31,300 मिनट्स अवेलेबल है। द बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट एंड द डेटा ऑन टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर शोन बिलो। तो फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई सेलिंग प्राइस दिया 35 एंड 35 सेम। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 20 और 17.5, सिर्फ मटेरियल दिया है। ठीक है, यानी कि ये इंडिकेशन है कि अपने को थ्रूपुट अप्लाई करना है। टाइम इन फैसिलिटी ए, एक्स बनाने के लिए 5 मिनट्स चाहिए, वाई बनाने के लिए 10 मिनट्स चाहिए। बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट पर वीक
direct labor to 25,000, indirect labor 12,500, power 1750, depreciation 22,500, space cost 8,000, engineering cost 3,500, administration 5,000. Actual production during last week is 4750 units of X and 650 units of Y. The actual factory cost was 78,250. Calculate total factory cost, cost per factory minute, returns per factory minute of both the products, TA ratio. TA यानी कि थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, फुल फॉर्म लिख के रखो यहाँ पे. TA यानी कि थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो. Throughput accounting ratio for both the products, throughput cost per week, efficiency ratio. तो ये सब चीजें अपने को फाइंड करना है. चलो अभी देखो प्रोडक्ट एक्स एंड वाई के लिए सब चीजें फाइंड करना है. पहला है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट. टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ऊपर देखो तो आपको बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ ही है. सबको ऐड करना स्टार्ट करते. 25,000 प्लस 12,500 प्लस 22,500 प्लस 8,000 प्लस 3,500 प्लस 5,000. एक मिस किया क्या? 1750 94. नहीं एक्चुअल बजटेड. हम्म 78,250 आ रहा है. इसका पॉइंट ये है कि जैसे थ्रूपुट में हमने इनिशियली कवर किया कि थ्रूपुट बोलता है कि एक ही वेरिएबल कॉस्ट है जो है मटेरियल. इवन जो लेबर वगैरह है इसको भी फैक्ट्री कॉस्ट में काउंट किया जाता है. ठीक है, तो इसके लिए हमने उसको लेबर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया. अदरवाइज वो पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली मार्जिनल के हिसाब से. थ्रूपुट के हिसाब से वेरिएबल में सिर्फ एक ही काउंट होगा जो आएगा मटेरियल. बाकी सब कुछ दोनों को फैक्ट्री कॉस्ट में कवर करना है. यहाँ पे दोनों को लेना है बजटेड. कोइंसिडेंटली ऐसे हुआ कि जितना बजट है उतना ही एक्चुअल है. ठीक है, लेकिन दोनों का पे एक्चुअल नहीं लेना है, दोनों का पे बजटेड ही लेना है. तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आएगा बजटेड. समझ में आया? इसके मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा भी है बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट, ताकि रिवीजन में दोनों को याद है कि बजटेड लेना एक्चुअल नहीं लेना. ठीक है. अब नेक्स्ट है कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट. ये दोनों का फर्स्ट वाले का आंसर हो गया. कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट्स इक्वल टू टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल. अब ये अगर बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट है तो बजटेड मिनट्स आएगा. बजटेड मिनट्स फर्स्ट टाइम में देखो तो आपको दिया हुआ है कि अवेलेबल फॉर 31,300 मिनट्स पर वीक. ठीक है, तो 78,250 का कॉस्ट है. ये 31,300 मिनट्स का है. तो पर मिनट का कितना कॉस्ट होगा? 2.5 पर मिनट. यानी कि फैक्ट्री अगर 1 मिनट ऑपरेट हुआ तो 2.5 रुपीज का अपना कॉस्ट इंकर हो रहा है. अब वो तुम लोग प्रोडक्शन रखो या मत रखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. 1 मिनट का 2.5 रुपीज अपना कंटिन्यू अक्रू होते ही जा रहा है. तो ये कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट्स है. ठीक है. अभी तीसरा
रिटर्न्स पर फैक्ट्री मिनट, रिटर्न्स पर फैक्ट्री मिनट ये होगा तुम लोग का सेल्स माइनस मटेरियल, यानी कि थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, डिवाइड बाय मिनट्स, कितना मिनट लगता है, तो तुम लोग को देगा रिटर्न्स पर मिनट, एक मिनट में कितना रिटर्न्स है। अब ये तुम लोग को दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग फाइंड करना है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट का डेटा अलग अलग है। प्रोडक्ट एक्स का सेलिंग प्राइस है 35, मटेरियल है 20, यानी कि 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन, और एक यूनिट एक्स बनाने के लिए 5 मिनट लगता है, ठीक है, तो ₹3 आएगा पर मिनट। प्रोडक्ट वाई का 35 का सेलिंग प्राइस है, मटेरियल कॉस्ट है 17.5, और एक यूनिट बनाने के लिए 10 मिनट लगता है, 1.75 पर मिनट। इतना समझ में आया? ये होगा रिटर्न्स पर फैक्ट्री मिनट। अभी नेक्स्ट है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर्मूला है रिटर्न्स पर फैक्ट्री मिनट डिवाइड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट। ये फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, रिटर्न्स पर फैक्ट्री मिनट डिवाइड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट, ये फॉर्मूला थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का है, ठीक है। अब प्रोडक्ट एक्स के लिए उसका रिटर्न्स पर मिनट 3 रुपया है, उसका कॉस्ट पर मिनट, कॉस्ट पर मिनट ये 31,300, तो दोनों प्रोडक्ट का मिला के ही है ना। पूरे फैक्ट्री में तो लोग चाहे एक्स बनाओ वाई बनाओ, जितना मिनट काम करोगे उतना मिनट का पर मिनट का 2.5 का कॉस्ट इंकर होगा, तो 2.5 ये दोनों के लिए कॉमन है, 1.2। और वैसे ही प्रोडक्ट वाई के लिए रिटर्न्स पर मिनट है 1.75 डिवाइड बाय कॉस्ट है 2.5, 0.7। ओके, अब ये थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो रिटर्न्स पर मिनट कॉस्ट पर मिनट ये क्या इंडिकेट करते हैं, थोड़ा समझने को ट्राई करते हैं। तो लोग चाहे एक्स बनाओ या वाई बनाओ, एक मिनट अगर फैक्ट्री चलाया तो 2.5 रुपीज का कॉस्ट है। अगर तुम लोग ये फैक्ट्री में प्रोडक्ट एक्स बनाने को स्टार्ट करते हो, तो वो एक मिनट में 3 रुपीज अर्न करके देगा, कंट्रीब्यूशन अर्न करेगा। 3 रुपया तुम लोग कंट्रीब्यूशन कमाओगे। फिक्स कॉस्ट कहाँ से पे होता है, तो कंट्रीब्यूशन से ही पे होता है, सेल्स से नहीं, कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। तो तुम लोग 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन अर्न करोगे, और वो बनाने के लिए तुम लोग को 2.5 रुपीज का कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इंकर हो रहा है, तो भी तुम लोग 0.5 पर मिनट के प्रॉफिट में हो। आया समझ में? अब वैसे अगर तुमने प्रोडक्ट वाई बनाया, एक मिनट में वो 1.75 कमा के देगा, लेकिन सामने कॉस्ट इंकर करेगा 2.5। इसका मतलब ये है कि तुम लोग एक्स सॉरी वाई का कितना भी यूनिट बनाओ, तुम लोग प्रॉफिट में नहीं आओगे, क्योंकि वो तुम लोग का कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है। आ समझ में? तो अगर तुम लोग को ये दोनों को रैंक देना है, तो सिंपल तुम लोग रैंक 1 दोगे 3 रुपीज को, हाईएस्ट है उसको, और इसको रैंक 2 दोगे। और देखा जाए तो ये रैंक 2 भी नहीं है, वाई को बंद ही करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को ही सपोर्ट करने के लिए हम लोग थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने 1 to 1 कंपेयर किया, और यहाँ पे 1 to 1 कंपेयर करने की जगह पे डायरेक्ट रेशियो ले लिया, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाय 2.5 1.2 आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस जितना भी अपना कॉस्ट है उससे ज्यादा ये कमा के दे रहा है। अगर आंसर मोर देन 1 आएगा तो तुम लोग प्रॉफिट में, ठीक है। तो सिंस दिस आंसर इज मोर देन 1, प्रोडक्ट ए सॉरी प्रोडक्ट एक्स इज प्रॉफिटेबल, ठीक है। और यहाँ पे आंसर लेस देन 1 है, ठीक है, प्रोडक्ट वाई इज लॉस मेकिंग। समझ में आया? ठीक है, तो आंसर मोर देन 1 आना चाहिए।
तो एमसीक्यू वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिमम थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो एक्सपेक्टेड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इज, तो आंसर आएगा 1। मोर देन 1, एग्जैक्टली 1 रहेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, और अगर मोर देन 1 है तो इट्स अ प्रॉफिट सिचुएशन। ठीक है, तो ये दोनों कंपेयर कर रहे हो। अब ये जो रेशियो फाइंड करे ना, रेशियो की जगह पे डायरेक्ट अगर तुम लोग यही कंपेयर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। जस्ट इसमें कॉमन पार्ट क्या है कि दोनों में जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना वो तो सेम ही है। तो तुम लोग डायरेक्टली 3 और 1.75 को कंपेयर करो या डिवाइड करके कंपेयर करो, रैंक 1 तो एक्स ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन ये रेशियो सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि रैंक तो ठीक है कि ये दोनों में से कौन सा बनाना है, लेकिन कौन सा बनाना चाहिए कौन सा नहीं चाहिए वो भी आंसर ये देगा। यानी कि अगर आंसर लेस देन 1 आया तो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने में ज्यादा बेनिफिट। पता चला? ठीक है, तो ये हो गया थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। आगे क्या पूछा है? थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक। अब ये थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक का मीनिंग ये होता है कि अ, ये जो अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो लोग ने बोला है कि एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ था लास्ट वीक में 4750 यूनिट्स ऑफ एक्स और 650 यूनिट्स ऑफ वाई। ठीक है, और हमने एक्चुअली जो फैक्ट्री कॉस्ट इंकर किया वो 78,250 का कॉस्ट इंकर किया। बजटेड कॉस्ट भी 78,250 था, यानी कि वेरिएंस यहाँ पे जीरो है। जितना बजटेड है उतना ही एक्चुअल कॉस्ट हमने इंकर किया। ठीक है, बजट के हिसाब से 78,250 इंकर करना चाहिए था, एक्चुअली भी 78,250 इंकर किया, तो वेरिएंस जीरो है। ठीक है, अब प्रोडक्शन कितना हुआ? तो 4750 यूनिट एक्स का बना और 650 यूनिट वाई का बना। तो ये प्रोडक्शन के लिए हमारा कॉस्ट कितना रहेगा? तो प्रोडक्ट यूनिट्स कॉस्ट पर मिनट टोटल कॉस्ट। अभी देखो, हमने एक्स का बनाया 4750 यूनिट, वाई का हमने बनाया 650 यूनिट। तो एक्स बनाने के लिए पहले एक्चुअली अपने को सिर्फ थ्रूपुट कॉस्ट भी चाहिए, एक और कॉलम। नहीं नहीं, मटेरियल कॉस्ट नहीं आएगा, ये यूनिट्स के हिसाब से आवर्स रिक्वायर्ड। एक्स को बनाने के लिए 5 आवर्स लगता है, तो 4750 इंटू 5, 23,750। और इसको बनाने के लिए 10 आवर्स लगता है, 6,500 आवर्स मिनट्स। थ्रूपुट कॉस्ट यानी क्या कि अगर अपन इतना मिनट काम कर रहे हैं, हर एक मिनट का 2.5 रुपीज का कॉस्ट इंकर हो रहा है। ठीक है, तो 2.5 पर मिनट के हिसाब से टोटल कितना कॉस्ट एक्सपेक्टेड था? तो 23,750 इंटू 2.5। नहीं, मटेरियल नहीं, मटेरियल नहीं आता है, ये सिर्फ रिलेटेड टू फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, बता। 23,750 इंटू 2.5 और 6,500 के हिसाब से दोनों का ऐड करो। 75,624। अब ये थोड़ा समझने को ट्राई करो ये कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट जो तुम लोग को पूछा है वो है एफिशिएंसी। थ्रूपुट कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल कॉस्ट इनटू 100। तो थ्रूपुट कॉस्ट अपने हिसाब से 75,624 इनकर करना चाहिए था, हमने इनकर कितना किया? 78,250।
अब सुनो, ये जो हम लोग कैलकुलेट करें क्या, प्रोडक्ट जितना बनाओगे उतना तो उनका मटेरियल का कॉस्ट इंकर होगा, तो वो तो प्योरली वेरिएबल है। तो उस पर कम ज्यादा इंकर किया वो सवाल आते नहीं है। 10 यूनिट बनाओगे तो 10 यूनिट का मटेरियल लगेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे, फिक्स कॉस्ट का। कि अगर सपोज हम लोग सोचते हैं कि सपोज हमने एक दुकान भाड़े से लिया, हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, इतना सेल करेंगे वगैरह, लेकिन अगर उतना सेल नहीं कर पाए, उतना काम नहीं कर पाए, तो भाड़ा तो उतना ही रहेगा। तो अपना एफिशिएंसी अपन कम यूज करें। तो वो पार्ट यहाँ पे फाइंड करने के लिए अपन सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट को लेते हैं, मटेरियल कॉस्ट इसमें नहीं लिया जाता। समझ में आया? ठीक है। अब हमने जो प्रोडक्ट बनाया ना, वो 4750X का बनाया, 650Y का बनाया। अब ये बनाने के लिए हम लोग को कितना टाइम लगा रहेगा, तो हम लोग को 23,750 मिनट्स एक्स के लिए, 6,500 मिनट वाई के लिए, यानी कि टोटल मिनट्स अपने को मिलेगा। हर एक मिनट का जो कॉस्ट है वो 2.5 है, यानी कि ये मिनट्स के लिए अपना कॉस्ट इंकर होना चाहिए था 75,624 ही। ठीक है। और उसके सामने जो वीक के एंड में हमने जब एक्चुअल कॉस्ट देखा कि कितना एक्चुअली हमने पे किया, तो वो 78,250 पे किया। इसका मतलब कि हम लोग 75,000 इनकर कर सकते थे, लेकिन सामने हमने सिर्फ 70 मीन्स उसके सामने हमने 78,250 का कॉस्ट इंकर किया, यानी कि अपना एफिशिएंसी लेवल कम है। ठीक है। अब ये थोड़ा समझने के लिए मैं दूसरे वे से एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूँ। अगर तुम लोग प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन प्रॉपर रखते, तो तुम लोग का टोटल जितना मिनट है ना, 31,300 मिनट्स, ये दोनों का टोटल कितना आ रहा है मुझे बताओ। कितना आ रहा है? 30,250। तो हुआ ये है कि तुम लोग का जो फैक्ट्री का कैपेसिटी है ना, वो 31,300 मिनट्स का है। और तुमने जो प्रोडक्शन प्लान किया, ये जो कॉम्बिनेशन बनाया, इस पे तुम लोग का 30,250 मिनट से यूज हुआ। इसका मतलब कि जो बाकी के मिनट का कॉस्ट है, वो कॉस्ट इंकर हुआ, सामने रिवेन्यू नहीं आया ना। ठीक है, यानी कि दोनों फैक्ट्री को अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, दोनों पूरा 31,300 मिनट्स यूज नहीं कर रहे हो। अब ये क्यों हुआ रहेगा, तो इसके मल्टीपल रीजन है। मे बी पॉसिबल कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है, उसे प्रोडक्शन शेड्यूल ही गलत बनाया, यानी कि ये जो यूनिट्स बनाया, इसको उसको ध्यान ही नहीं दिया कि और कुछ यूनिट बन सकता था, तो वो उसे बनाया नहीं, वो टाइम वेस्ट होगा। ये पहला रीजन। तो ये प्योरली इनएफिशिएंसी है, ये फैक्ट्री का एबनॉर्मल कॉस्ट में काउंट होगा, कंपनी के पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। दूसरा रीजन कि कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, उसके वजह से बीच में प्रोडक्शन को थोड़े टाइम के लिए रुकाना पड़ा, और उसके वजह से पूरा 31,300 मिनट्स अपन यूज नहीं कर पाए। ठीक है, ये एक रीजन ले सकता है। तीसरा रीजन कि कुछ मटेरियल वगैरह का शॉर्टेज आ गया, लेबर का प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ये एक रीजन ले सकता है। तो मल्टीपल रीजन ले सकता है। अब कंपनी को ढूंढना है कि वो रीजन क्या है। इन शॉर्ट, कुछ भी हो जाए, रीजन चाहे जो भी है, कंपनी 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा है। जितना मिनट्स काम करना चाहिए था, वो मिनट में 78,250 का कॉस्ट इंकर हो जाता। वो लोग ने उससे कम मिनट काम किया, तो लोग का पूरा कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाया। ठीक है। इसके लिए एफिशिएंसी यहाँ पे 96% ही आ रहा है, 4% अपना लॉस्ट हुआ है। समझा? एफिशिएंसी फाइंड करने का मल्टीपल वेज है। एक वे, अगर तुम डायरेक्ट इसको कंपेयर करोगे ना, 30,250 और 31,300, तो भी तुम लोग को यही आएगा। क्रॉस चेक करो, 30,250 डिवाइड बाय 31,300, यही आ रहा है। तो मिनट्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, लेकिन थ्रूपुट में जनरली ये कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कॉस्ट को कंपेयर करके आंसर फाइंड किया। बाकी रीजन वही है कि कॉस्ट इनकर क्यूब मीन्स कॉस्ट कैसे कंपेरेबल है, क्योंकि दोनों के लिए पर मिनट का कॉस्ट हो 2.5 रुपीज ही है। तो हमने अगर कम काम किया, तो ये रेशियो कम आना ही है। ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा उससे ज्यादा काम करने को ट्राई करते हैं। अब कैपेसिटी से ज्यादा जनरली अपन काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर सपोज हमने ओवर टाइम कर दिया, ठीक है, तो वो टाइम पे 100% से ज्यादा काम हो सकता है। तो वो केस में दोनों का एफिशिएंसी मोर देन 100 आएगा। समझा? यानी कि 31,300 के जगह पे अगर 31,500 आवर्स काम किया, 200 आवर्स का ओवर टाइम कर लिया, ठीक है, 200 मिनट का, तो वो केस पे दोनों का एफिशिएंसी रेशियो मोर देन 100 मिलेगा।
पता चला? ये देखिए कुछ भी हो जाए तो लगभग पास जितना टाइम अवेलेबल है पूरा यूटिलाइज करना है, तब भी 100% आएगा। अगर उससे कम यूटिलाइज किया तो एफिशिएंसी डाउन होगा, उससे ज्यादा यूज किया तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो इस पे फॉर्मूलाज कुछ नए हैं जो तुम लोग को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सिमिलर estimated manufacturers three products, material cost, selling price, and bottleneck resource detail per unit are as follows. Selling price, material cost, bottleneck resource time in minutes. The budgeted factory cost for the period is 221,600. Bottleneck resource time available is 75 120 minutes per period. ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन पूछा है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट वो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 221,600। ठीक है, bottleneck resource time is 75 120 minutes required. The company adopted throughput accounting and products are ranked according to product return per minute. Select the highest ranked product. तो प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट यानी कि ये वाला वर्किंग। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट के लिए अपने को फाइंड कर लेना है और उस पे हाईएस्ट जिसका आ रहा है वो रैंक 1 आएगा। सेकंड है कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के लिए अपने को कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट भी लगेगा। ठीक है, तो वो दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। देखिए पॉइंट नंबर 2 3 एंड 4 ये 3 चीजें फाइंड करना है। ठीक है, टेबल बना के उसी में प्रेजेंट कर दोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, कम टाइम में लिखने का भी हो जाएगा। सभी का सेम आया क्या नहीं बोलते रहो। रिटर्न्स पर मिनट कितना कितना आया? ओके, सभी को सेम मिला। ओके, और ये टीए रेशियो। ओके, अगर इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन लिखने को बोला तो क्या लिखोगे? जो मोर देन वन है वो प्रॉफिटेबल है, रिमेनिंग वो प्रॉफिटेबल नहीं है। व्हाट्सएप में देखो मैंने फोटो भेजा है। पहला वो कैट कंपनी वाला XYZ मिला। CAT company makes products using three machines X, Y, and Z. The product is to pass through all three machines. The capacity of each machine is as follows. Machine capacity per week in units X 800, Y 600, Z 500. The demand for the product is 1000 units per week. For every additional unit sold per week, the profit increases by rupees 50,000. CAD companies considering the following possible purchases. They are not mutually exclusive, hence combination of multiple proposals are to be evaluated. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि अगर ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया तो 2 नहीं सिलेक्ट कर सकते, ऐसा नहीं है। ऑप्शन 1 2 दोनों एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कर सकते हैं। तो hence combination of multiple proposal are to be evaluated, क्लियरली लिखा हुआ ही है। ठीक है, proposal 1 क्या है? Replace machine X with new model. This will increase the capacity to 1100 unit per week and cost rupees 60 lakhs. Proposal 2 है invest in second machine Y, increase in the capacity by 550 unit per week. The cost of this machine would be 68 lakhs. Proposal 3, upgrade machine Z at a cost of rupees 75 lakhs, thereby increasing the capacity to 1050 units. Required, what is CAT company's best course of action under throughput accounting? तभी देखो ऊपर तो नको जो कैपेसिटी दिया है ना वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट दिया है। तो कोई एक प्रोडक्ट अपन बना रहे, वो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको तीनों मशीन से पास होना पड़ता है। ऊपर क्लियरली लिखा है कि इट हैज टू पास थ्रू ऑल थ्री मशीन्स।
ठीक है। तो मशीन एक्स का जो कैपेसिटी है वो 800 यूनिट प्रोसेस करने का है, वाई का कैपेसिटी 600 यूनिट का है और जेड का कैपेसिटी 500 यूनिट का है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुमने 800 यूनिट का मटेरियल, रॉ मटेरियल मशीन एक्स पर डाला, तो वो 800 यूनिट बनाने के बाद वो मशीन वाई को प्रोडक्ट ट्रांसफर करेगा, लेकिन वाई बना पाएगा सिर्फ 600 को ही। यानी कि 200 का जो प्रोसेस एक्स ने किया वो तो वेस्ट हो गया ना। वो 600 बनाने के बाद वो देगा मशीन वाई को, जेड को सॉरी। तो जेड उसमें से 600 में से 500 को ही प्रोसेस कर पाएगा। यानी कि जो फाइनली फिनिश गुड्स बन के बाहर आएगा वो 500 यूनिट का ही है। तब ये बॉटल में कौन है? जेड। तीनों में जो लोवेस्ट है वो। ये 800 को प्रोसेस करके वाई को देगा, वाई 800 में से 600 को ही प्रोसेस करेगा, वो 600 प्रोसेस करके देगा जेड को, जेड 600 में से 500 को ही प्रोसेस कर पाएगा। यानी कि फाइनली जो प्रोसेस हो रहा है वो 500 यूनिट ही हो रहा है। समझा? तो यहाँ पे बॉटल नेक है जेड। ठीक है। अब उन्होंने तीन प्रपोजल रखा है कि पहले तो मशीन एक्स को रिप्लेस करो विथ न्यू मॉडल, तो उससे कैपेसिटी इंक्रीज होगा टू 1100 यूनिट पर वीक। यानी कि जो ऊपर 800 दिया है वो बढ़ के 1100 यूनिट होगा। और मशीन को रिप्लेस करने को बोला है, तो ऐसा नहीं कि जो जूना मशीन है उसके साथ साथ एक नया मशीन ले रहे हैं। तो 800 प्लस 1100 नहीं है, 800 वाला मशीन निकाल देंगे और उसके जगह पे 1100 कैपेसिटी वाला मशीन नया लेके आएगा, रिप्लेस करने को बोला है। समझा? तो ये एक प्रपोजल वन है, उसका जो कॉस्ट है वो 60 लैक्स है। प्रपोजल टू है कि सेकंड मशीन में इन्वेस्ट करो, यानी कि पहला मशीन रहेगा ही, जो ऑलरेडी मशीन है जिसका कैपेसिटी 600 यूनिट का है वो तो रहेगा ही, प्लस सेकंड मशीन वाई एक नया खरीदो। और उससे क्या बोला है? इंक्रीजिंग द कैपेसिटी बाय 550 यूनिट, बाय 550 यूनिट। यानी कि 600 प्लस 550, 1150 का नया कैपेसिटी आएगा। तो ऐसे नहीं है कि 600 निकाल के 550 आ रहा है, वरना तो पैसा बर्बाद हो रहा है। तो 600 रहेगा प्लस 550 से और बढ़ेगा। और ये सेकंड मशीन का जो कॉस्ट है वो है 68 लैक्स। प्रपोजल थ्री है अपग्रेड टू मशीन जेड एट अ कॉस्ट ऑफ 75 लैक्स। ठीक है। देयर बाय इंक्रीजिंग द कैपेसिटी टू 1050, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी बाय 1050, यानी कि 500 बढ़ के 1050 होगा। तो 500 प्लस 1050 नहीं है। समझ में आया? ओके। तो ये तीन प्रपोजल रखा है, अभी अपने को बताना है कि इसको कैसे करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला है कि जो मार्केट डिमांड है वो 1000 यूनिट का है। ठीक है। तो अभी देखो, अगर लॉजिकल अगर अपन सोचे तो पहले बताओ सबसे पहले कौन सा मशीन लेना चाहिए, एक्स वाई या जेड? जेड, बॉटल नेक जेड। ठीक है। तो अभी देखो, एक्स वाई जेड, एग्जिस्टिंग 800, 600, 500, प्रोडक्शन 500 का ही होगा। ठीक है। अगर हम लोग अपग्रेड करें जेड को, ठीक है, तो एक्स का कैपेसिटी 800 का 800 ही रहेगा। ठीक है। ये 600 का 600 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 1050। तो अभी बॉटल नेक कौन है? वाई। यानी कि अपन मैक्सिमम 600 यूनिट ही बना पाएंगे। तो इससे खुश नहीं हो जाने का कि 500 से 1050 हो गया तो अपना मार्केट डिमांड फुलफिल हो जाएगा। अभी दूसरा मशीन तो लोग की फैक्टर बनेगा, बॉटल नेक अभी दूसरा मशीन है। समझा? तो तुम लोग 500 से 600 पे ही जा पाओगे, 500 से 1000 पे नहीं जाओगे। ठीक है। अभी लाइफ का दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा कि मशीन वाई अभी कम है। ठीक है। तो अभी तुम लोग वहां पे एडिशनल मशीन कुछ बोला ना वर्ड, एडिशनल वाई परचेस करोगे, तो एक्स का कैपेसिटी 800 का 800 ही रहेगा। ठीक है। वाई बढ़ के कितना हो जाएगा? 1150। जेड ऑलरेडी अपग्रेड कर लिया है 1050। तो अभी तीनों में बॉटल नेक कौन हो गया? एक्स हो गया। तभी 800 का ही प्रोडक्शन पॉसिबल है।
समझ में आया? अब तुम लोग ये मशीन एक्स के लिए क्या वर्ड यूज किया तुमने? अपग्रेड या न्यू? रिप्लेस एक्स। तो उससे कैपेसिटी कितना जा रहा है? 1100। ये 1150, ये 1050, तो तीनों में लोवेस्ट 1050। लेकिन ये लिमिटेड टू 1000। क्यों 1000? मार्केट डिमांड ही 1000 है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड फुलफिल होगा, उसके बाद में कैपेसिटी फ्री जाएगा। बना के क्या करोगे? स्टॉक कभी रखने का नहीं ज्यादा। समझ में आया वैसे? तो ये कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना चाहिए। तो अगर कोई प्रॉपरली एनालिसिस किए बिना अगर वो अपग्रेड करने को गया, और उससे पहले मशीन एक्स को अपग्रेड किया, प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं। वाई को अपग्रेड किया, प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं। जब तक पहले जेड अपग्रेड नहीं करोगे, प्रोडक्शन 500 से 600 पे नहीं जाएगा। ठीक है, बाद में वो 800 पे जाएगा, बाद में वो 1000 पे आएगा। यानी कि ये ऑर्डर में हम लोग को मशीन्स को रिप्लेस करना चाहिए। अब उन्होंने कॉस्ट दिया हुआ है कि हर एक मशीन को रिप्लेस करने का कॉस्ट है, वो भी बड़ा बड़ा अमाउंट है, 60 लाख, 68 lakhs वगैरह। तो कंपनी के पास अगर उतना फंड्स तीनों मशीन को एक साथ अपग्रेड करने का नहीं है, तो वन बाय वन अपग्रेड करना पड़ेगा। सपोज पहले साल में जेड को अपग्रेड किया, बाद में दूसरे साल में वाई को अपग्रेड किया, तीसरे साल में एक्स को अपग्रेड किया। तो इन फेज मैनर वो लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले पैसा आया और सबसे कम कॉस्ट सपोज मशीन एक्स का है, सोचा कि पहले एक्स ले लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। पैसा ब्लॉक हो गया और 1 रुपए का रेवेन्यू और जनरेट नहीं होगा। एटलीस्ट यहाँ पे जब भी तुम लोग जेड को अपग्रेड करोगे, 100 यूनिट बढ़ेगा। हर एक यूनिट का 50,000 का कंट्रीब्यूशन बता रहे। तो 100 यूनिट इंटू 50, 50,000, यानी कि आई थिंक 50 लाख होगा। तो 50 लाख का तुम लोग का रिकवर हो जाएगा फर्स्ट ईयर में ही। समझ में आया? तो ये ऑर्डर में तुम लोग को अपग्रेड करना है। पता चला? क्लियर है ना? तो मस्त क्वेश्चन है ये। अ, अगर पैसा प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, तो तीनों को एक साथ अपग्रेड करना चाहिए। तो तुम मार्केट डिमांड इमीडिएटली फुलफिल कर पाओगे। ठीक है, चलो लिखते हैं इसका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर आगे का डाल देना, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 था ना? तो अभी इसको क्वेश्चन नंबर 5 डाल दो। मैं दोनों को मॉड्यूल का ये मैं अपडेटेड नोट्स दोनों को फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो उसमें। कंपनी रिक्वायर्स 3 machines X, Y, and Z. Comparing the production capacity, comparing the production capacity. Here, bottleneck is machine Z. Here, bottleneck is machine Z, and therefore, maximum production will be limited to 500 units based on capacity of machine Z. Market demand is 1000 units. To increase the production, company needs to invest in machine Z first, then machine Y, and lastly machine Z, machine X. Sorry.
And lastly, machine X. Increase in production will be in following sequence. Will be in following sequence. ओके अब ये टेबल लिख लो. ये सीक्वेंस करके यहाँ पे डाल दो. ये 1, 2 and 3. हो गया. हो गया ना. ओके. कंक्लूजन एक लिख दो. Therefore, to fulfill the market demand, therefore to fulfill the market demand, company needs to replace company needs to replace all three machines. All three machines. ठीक है. चलो एक और फोटो दोनों को भेजा व्हाट्सएप में, वो देखो. T Limited produces a product which passes through two processes, cutting and finishing. The following information is provided. Cutting or finishing का hours available per annum. 50,000 hours, 60,000 hours. Hours needed per unit of product. 5 and 12. यानी देखो 50,000 आवर्स टोटल कटिंग के लिए अवेलेबल है. एक यूनिट के लिए 5 आवर्स लगता है. यानी कि कटिंग 10,000 यूनिट का कैपेसिटी वाला है. और वैसे फिनिशिंग का 60,000 डिवाइड बाय 12 यानी 5,000 होगा. 5,000 यूनिट का कैपेसिटी है फिनिशिंग का. ठीक है. यानी कि दोनों में बॉटल नेक कौन है? तो फिनिशिंग है. कि कटिंग का कैपेसिटी 10,000 का है, फिनिशिंग का कैपेसिटी सिर्फ 5,000 का है. तो अब 5,000 ही बना पाएगा. बॉटल नेक यहाँ पे फिनिशिंग है. समझा क्या?
कटिंग का कैपेसिटी 10,000 का है, 50,000 डिवाइड बाय 5, और फिनिशिंग का कैपेसिटी 5,000 का, तो बॉटल नेक फिनिशिंग। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल 10 lakhs or 10 lakhs. The selling price of the product is 1,000 per unit, and only variable cost per unit is direct material, which cost rupees 400 per unit. ये हिंट है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज मटेरियल, यानी कि ये थ्रूपुट है। तो 1,000 रुपीज का सेलिंग प्राइस, 400 रुपीज का मटेरियल का कॉस्ट, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन 600 का है। देयर इज अ डिमांड फॉर ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितना बनाओगे सब कुछ सेल हो जाएगा, यानी कि मार्केट डिमांड बहुत है, लिमिट नहीं। तो जितना अपन बनाएंगे सब कुछ सेल होता है। तो अभी तो अपन 5,000 ही बना पा रहे हैं, ठीक है। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्लियरली बोल दिया है कि हर प्रपोजल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, तो मिक्सअप नहीं करना है। फर्स्ट प्रपोजल के टाइम पे सेकंड और थर्ड को लेना नहीं, ठीक है। An outside agency is willing to do finishing operation of any number of unit between 5,000 and 7,000 at 400 per unit. तो एक आउटसाइड एजेंसी है, वो आउटसोर्सिंग का काम करने को रेडी है, फिनिशिंग का काम आउटसोर्स कर सकते हैं। वो बोले 5,000 से 7,000 रेट तक आउटसोर्स करने का हमारा कैपेसिटी है, और 400 रुपया पर रेट का वो लोग अमाउंट चार्ज करें, ठीक है। तभी देखो, सबसे पहले अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो 1,000 माइनस 400, यानी कि 600 रुपये का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। अगर ये जो आउटसोर्सिंग का काम है उस पर 200 रुपया, अगर सॉरी 400 रुपया अगर अपना जाने वाला है, तो अपना जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 1,000 माइनस 400, फिर भी 200 रुपया बचेगा ना, 400 रुपया मटेरियल का। तो मटेरियल का पे करने के बाद में 600 रुपया अपने पास बचता है कंट्रीब्यूशन। वो 600 में से भी अगर ये बंदा 400 लेके जाएगा फिनिशिंग का, तो 200 रुपया ही बचेगा, ठीक है। लेकिन वो 200 रुपये का फायदा क्या होगा, 5,000 यूनिट अगर अपन प्रोसेस करने को देते हैं, 7,000 देके मतलब नहीं है, कैपेसिटी 10 का ही है, ठीक है। मशीन एक्स का कैपेसिटी 10 का है, और वाई का यानी कि कटिंग का जो कैपेसिटी है 10,000 का है, फिनिशिंग का 5,000 का था। तो दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा ना, क्योंकि बाद में अगर सपोज हमें फिनिशिंग का 7,000 का प्रोसेस करने का काम दे दिया, लेकिन कट ही 10,000 हो रहा है, तो 7 + 12, यानी कि 7 + 5, 12,000 का कैपेसिटी कैसे फुलफिल करोगे? पॉइंट समझा? तो अपने को जो शॉर्टफॉल है, अपने को वो ही आउटसोर्स करना है। शॉर्टफॉल 5,000 का है, तो 5,000 आउटसोर्स करेंगे, 12,000 करके क्या करेंगे? क्योंकि अगर खुद अपन फिनिशिंग करेंगे तो 400 रुपये का कॉस्ट नहीं है ना, ये जो भी बाहर वाले को दे रहे तभी 400 रुपये का कॉस्ट इंकर हो रहा है। तो पहला प्रायोरिटी तो अपन जहां तक पॉसिबल है अपन खुद ही फिनिशिंग का ऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे, और जो फिनिशिंग अपन नहीं कर पा रहे बस उतना यूनिट को आउटसोर्स करेंगे। तो 7,000 आउटसोर्स करना ही नहीं है, 5,000 अपन नहीं कर पा रहे, शॉर्टफॉल 5 का है, 5,000 को आउटसोर्स कर लो, ठीक है। 5,000 का आउटसोर्स किया तो 200 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन वो जनरेट करके देगा। पता चला? क्लियर है ना सबको? अब इस पे ना जो फिक्स कॉस्ट दिया ना, एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट, वो 10-10 लाख रुपया दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने वो फिनिशिंग का काम आउटसोर्स किया तो भी 10 लाख से छुटकारा नहीं है, क्योंकि 5,000 रेट तो वो खुद ही प्रोसेस करेंगे ना, वो फिनिशिंग वाला डिवीजन बंद नहीं कर रहे। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा ही, 10 लाख तो कंटिन्यू होने ही वाला है, और ऊपर से 400 रुपये का और कॉस्ट अपने को इंकर करना है। पता चला? यानी कि अगर ऐसे छुटकारा रहता कि वो 10 लाख में से कुछ पैसा बच रहा है, ठीक है, और हम लोग को 400 रुपया पे करना है, तो अपन कंपेयर करते कि 10 लाख को बचाना अच्छा है कि 400 को बचाना अच्छा है। फिक्स कॉस्ट इरेलेवेंट है, क्योंकि वो दोनों को दोनों में कंटिन्यू करेगा, दोनों को आउटसोर्स करो या मत करो, 10 लाख तो पे करना ही है, ठीक है। तो ये 5,000 यूनिट अपने को आउटसोर्स करना चाहिए, 400 रुपये का कॉस्ट है तो भी चलेगा, 200 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन अपने पास बच रहा है, वो 200 रुपया अपने को फिक्स कॉस्ट रिकवर करने में हेल्प करेगा।
पता चला? तो 5,000 इंटू 200 कितना आ रहा है, चेक करो। 10 लाख। तो 10 लाख रुपए का एडिशनल कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा। पता चला? चलो, सेकंड ऑप्शन क्या दे रहे? हर प्रपोजल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, तो पहले वाले से मिक्सअप नहीं करना है। तो पॉइंट नंबर 2 में बता रहे कि अनदर आउटसाइड एजेंसी इज विलिंग टू डू कटिंग ऑपरेशन ऑफ 2000 यूनिट एट 200 पर यूनिट। करवाना है क्या? कटिंग का ऑलरेडी अपने पास एक्सेस कैपेसिटी पड़ा है, 5,000 रेट अपन ऐसे वेस्ट करें तो अपना खुद का बोलते रहे कि काम छोड़ के दूसरों को काम क्यों दे। और अपन खुद काम करेंगे तो 200 रुपये भी बचेगा। बाहर वाले से करो 200 रुपया और पे करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट पे तो कोई सेविंग है ही नहीं। समझा? तो ये डायरेक्टली मना ही कर देने का। तीसरा, एडिशनल इक्विपमेंट फॉर कटिंग कैन बी बॉट फॉर रुपीज 10 lakhs टू इंक्रीज द कटिंग फैसिलिटी बाय 50,000 आवर्स विथ एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय रुपीज 2 लाख। तो 10 लाख रुपए का एक और कटिंग का मशीन खरीदने को बोल रहे हैं। अरे ऑलरेडी एक्सेस है, कटिंग का खरीद के क्या करोगे? फिनिशिंग प्रॉब्लम है, वो खरीदो। और यहाँ पे हर प्रपोजल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि इस पे ऐसे मिक्सअप नहीं करने का। यहाँ पे 7,000 अगर फिनिशिंग का आउटसोर्स किया तो 2,000 कटिंग का बढ़ाओ। ठीक है, वो मिक्सअप नहीं करने का। और वो फिजिक मीन्स वो फाइनेंशियली वायबल भी नहीं है। क्यों वायबल नहीं है? देखो, 1,000 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 400 रुपया तो मटेरियल में जाएगा, 600 बचेगा। 600 में से 400 लेगा ये फिनिशिंग का, तो 200 बचेगा। और ये 200 रुपया कटिंग का मांग रहा है, तो अपने पास क्या बचेगा? तो वो प्रोडक्ट बना के अगर मार्केट में बेचा तो भी अपने को तो कंट्रीब्यूशन जीरो का ही मिल रहा है, और ऊपर से मेहनत करो फालतू में। समझा? तो वो वर्थ भी नहीं है इसके लिए। दूसरा और तीसरा प्रपोजल तो डायरेक्टली वे भी हो जाएगा। सिर्फ पहला प्रपोजल वायबल है, वो अपने को फॉलो करना चाहिए। क्लियर है? चलो, लिखते हैं इसका आंसर। देखो, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ टू मशीन्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ टू मशीन्स आर, नीचे टेबल ही बना दो, पर्टिकुलर्स कटिंग फिनिशिंग, पर्टिकुलर्स कटिंग फिनिशिंग। देखो, आवर्स अवेलेबल पर एनम 50,000 60,000 डिवाइडेड बाय hours needed per unit, hours needed per unit 512। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन पहले वाले में 10,000, दूसरे वाले में 5,000। नीचे लिखो, therefore finishing machine is a bottleneck, finishing machine is a bottleneck with capacity of 5,000 units only, with capacity of 5,000 units only, for a production of 5,000 unit, for a production of 5,000 unit, there would be surplus capacity, there would be surplus capacity of 5,000 unit with cutting machine। ओके, अभी लिखो प्रपोजल 1। प्रपोजल 1 उस पर लिखो,
Outside agency is willing to outside agency is willing to do finishing operation for 5,000 to 7,000 units. 5,000 to 7,000 units at rupees 400 per unit. Since finishing operation is bottleneck, and to match with production of cutting machine, to match with the production of cutting machine, we need operation of 5,000 additional units on finishing machine. Therefore, outsourcing can be done for 5,000 units for 5,000 units subject to profitability. Incremental contribution ब्रैकेट में डाल दो प्रॉफिट वुड बी नीचे देखो इक्वल टू 5,000 यूनिट इंटू 1,000 -400 -400. एक्चुअली पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए था, अब वो नीचे तुम लोग खुद ही डाल दो. 1,000 रुपीज सेलिंग प्राइस, 400 रुपया मटेरियल, 400 रुपया प्रोसेसिंग, इक्वल टू 10 lakhs आया था ना. Therefore, outsourcing of 5,000 unit, outsourcing of 5,000 unit should be done. Okay. Number two, proposal two. There is already excess capacity in cutting machine. Therefore, proposal to outsource cutting operation. Proposal to outsource cutting operation should not be accepted. Next, number three, proposal three. Again, there is excess capacity. Again, there is excess capacity. Therefore, buying additional cutting machine, buying additional cutting machine
should not be done. ठीक है, समझ में आया ना? तो इसके जो इनिशियल चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली एकदम लॉजिकल रहते हैं, हाई नॉलेज वगैरह या फिर हाई कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज वगैरह कुछ रहता नहीं। सिंपल लॉजिक अप्लाई करके अपने को आंसर देना।